जोहार सभी को। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आपके आगामी झारखंड लोक सेवा आयोग या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग या राज्य भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से ताल्लुक़ रखते हों, आप सबों को अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैं आप सबों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इस दिवस के प्रासंगिकता के बारे में, क्यों इसको मनाया जाता है, क्या इसके उद्देश्य हैं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी रखनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं आप सबों के बीच जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी, यह तथ्य आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी और आपकी जानकारी में यह कहीं न कहीं बढ़ोतरी करेगी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर आप सभी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ज़रूर टाइप करें, जिसमें आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग ECI भी कहते हैं, ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था और देश में 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा है और इस तरह यह 13वीं मतदाता दिवस है। ध्यान देंगे, 13वीं मतदाता दिवस हम लोग मना रहे हैं 2024 में। मतदाता दिवस मनाने का मुख्य कारण लोगों को मतदान का महत्व बताया जाए ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो, अवेयर हो सकें और सही उम्मीदवार का चयन हो और इसका प्रभाव क्या हो, देश का विकास अच्छी तरीके से हो सके। एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव अगर हम करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं में जो भी प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो कहीं न कहीं योग्य होंगे और देश के विकास में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। इसीलिए इस मतदाता दिवस मनाया जाता है और विशेष करके सभी मतदाताओं को, जो वैध मतदाता हैं, वे अपने चुनाव का सदुपयोग कर सकें, अपने मतदान का सदुपयोग कर सकें, सही उम्मीदवार का चयन कर सकें और मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक करें। वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का प्रतिशत तो अधिक होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं का प्रतिशत या मतदान का प्रतिशत कम होना एक चिंता का विषय है। कहीं न कहीं हमें जो यह अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मिला है, इसका हम सदुपयोग करें, यही जागरूकता हम जन जन तक पहुंचाएं। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष 25 जनवरी को 2011 से मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस बार 2024 में जो हम मना रहे हैं, 2024 में जो मतदाता दिवस मना रहे हैं वो 13वीं मतदाता दिवस है। भारत में मताधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक का हो, कोई भी महिला या पुरुष इसका प्रयोग कर सकता है। वो मताधिकार या मतदान करने के योग्य वो हासिल कर लेता है, योग्यता ग्रहण कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। पहले मताधिकार के लिए जो आयु हुआ करता था वो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए था, यानी कोई भी पुरुष या महिला जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होती थी वही मतदान का अधिकार था उनको, या मतदान
कर सकते थे, मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन 1988, ध्यान दीजिएगा, 1988 61वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसे घटाकर मतदान करने की आयु क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष क्या कर दिया गया है। यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1988 के से किया गया है और कवें संविधान संशोधन से यह किया गया है, 61वें संविधान संशोधन विधेयक से ऐसा किया गया है। प्रत्येक मतदाता दिवस पर एक थीम रखा जाता है। 13वीं मतदाता दिवस जो 2000 हम लोग 24 में मना रहे हैं, इसका थीम जो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इस थीम पर मतदाता दिवस इस बार हम लोग मना रहे हैं। आते हैं हम लोग मतदाता दिवस के अवसर पर या उसके संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान भारत में है, भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 325 जो है, संसद में किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन या तो विधान परिषद या विधानसभा या क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 325 में है। यानी सभी संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या कोई भी क्षेत्रीय निर्वाचन होती है, जैसा कि आप जानते हैं पंचायती राज अधिनियम के तहत जो हम लोग चुनाव होती है, क्षेत्रीय निर्वाचन होती है, उन सब के लिए एक सामान्य मतदाता होगी, एक नॉर्मल वोटर लिस्ट होगा। सभी के लिए एक नॉर्मल वोटर लिस्ट होगा। ये कौन सा है, आर्टिकल 325 में ऐसा वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अनुच्छेद 326 के द्वारा लोकसभा या विधानसभा का चुनाव देश के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा, जो कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह लोकतंत्रात्मक राज्यों में भी या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में ही पाया जाता है कि लोकसभा और विधानसभा, जैसे कि भारत में जो एक लोकतांत्रिक राज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो ऐसे में 326 अनुच्छेद आर्टिकल 326 में वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाएगा। ये अनुच्छेद 326 में प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग आते हैं, 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ध्यान दीजिएगा, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में 1989 में किया गया था और इस प्रणाली का विकास यानी ईवीएम प्रणाली का विकास इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यानी ईवीएम का विकास कौन किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के लिए ही हो सकता है। यानी ईवीएम में अगर हम लोग ईवीएम के द्वारा अगर हम चुनाव कराना चाहते हैं, ईवीएम का चुनाव निर्वाचन में अगर हम ईवीएम का प्रयोग करना चाहते हैं, तो अगर 64 ही उम्मीदवार होनी चाहिए, 64 से कम होनी चाहिए। अगर 64 से अधिक उम्मीदवार होंगे तो ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं कराया जा सकता है। और एक ईवीएम में कितने वोट डाले जा सकते हैं, 3480 वोट ही डाले जा सकते हैं। यानी 3480 मतदाता ही ईवीएम में वोट डाल सकते हैं। इससे अधिक होगा तो दूसरे ईवीएम का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी एक ईवीएम में 64 उम्मीदवार हो सकते हैं और 3480 वोट ही डाले जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ईवीएम का प्रयोग, जैसे कि हम लोग देखे हैं 1988 से 1989 के से किया गया है, लेकिन इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करना चाहते हैं। इसको आप ध्यान से देंगे, सभी जो भी परीक्षार्थी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस भाग को अच्छी तरीके से देखेंगे। ऐसे तो ईवीएम का प्रयोग भारत में ध्यान दीजिएगा, मई 1982 में केरल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के
50 मतदान केंद्रों पर हुआ। 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1982 में भारत में सबसे पहले केरल विधानसभा के लिए 50 मतदान केंद्रों पर, यानी केरल विधानसभा निर्वाचन के लिए 50 मतदान केंद्रों पर 1982 में सबसे पहले कब हुआ था? मई 1982 में। एक डाटा याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, 1983 के बाद इसका प्रयोग बंद हो गया। भारत में प्रयोग बंद कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसको वैधानिक रूप देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश जारी हुआ, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया कि जब तक इसको वैधानिक रूप नहीं दिया जाए तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाद में हम लोग देखते हैं कि 1988 में क्या हुआ? संशोधन किया गया, कानून में संशोधन किया गया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या जोड़ा गया? नई धारा 61A जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, 1988 में संसद ने कानून में संशोधन लाया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसमें नई धारा 61A को जोड़ा गया। और यह जो संशोधित प्रावधान है ये भारत में 15 मार्च 1989 को लागू हो गया। ध्यान दीजिएगा, लागू हो गया, यानी 1989 से ईवीएम का प्रयोग भारत में क्या हो गया? प्रभावी हो गया। इसीलिए हम लोग अभी प्रीवियस में देखे थे कि भारत में 1989 से इसका प्रभावी इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में जो पहली बार अगर देखा जाए तो 89 से प्रभावी हो गया, लेकिन भारत में 1998 से भारत में नवंबर 1998 से सभी तरह के आम चुनाव, चाहे वो क्या हो या उपचुनाव, यानी नवंबर 1998 से सभी तरह के आम चुनाव या उपचुनाव में, चाहे वो संसदीय क्षेत्र के लिए हो या विधानसभा, यानी संसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इन सब के लिए क्या हो रहा है? ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो ईवीएम के बारे में, जो ईवीएम का प्रयोग कब से हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा डिटेल्स हम आपके समक्ष रख दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1982 में पहली बार केरल विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर 1982 में सबसे पहले हुआ। लेकिन 1983 में चूंकि जब तक इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिले तब तक सर्वोच्च न्यायालय ने इसके आदेश पर रोक लगा दी, इसके प्रयोग पर रोक लगा दिया गया। बाद में 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन लाया गया और उसमें नई धारा 61A जोड़ा गया और इस तरह से 15 मार्च 1989 से यह जो है कानूनी रूप से प्रभावी, या इस संशोधित प्रावधान जो है 15 मार्च 1989 से प्रभावी रूप से लागू हो गई और इसी समय से भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रचलन में आ गया। हालांकि भारत में नवंबर 1998 के बाद से सभी तरह के संसद या विधानसभा के आम चुनाव या किसी भी तरह के उपचुनाव में ईवीएम का प्रयोग लगातार करते आ रहे हैं हम लोग। कुछ और डाटा देखते हैं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा 2013 से किया गया, यानी मतदाता सूची में ऑनलाइन अगर आपको जानकारी प्रविष्ट करना है तो मतदाता सूची में जोड़ना है तो 2013 से यह ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू हो गई। ध्यान देंगे 2013 में एक और चेंजेज आया गया कि वोटर लिस्ट में जो हम लोग ईवीएम या किसी भी तरह का बैलेट पेपर्स में एक कैंडिडेट एक और जोड़ा गया, नोटा का प्रचलन जोड़ा गया है। नोटा मीन्स नन ऑफ दी एबव, यानी अगर किसी भी चुनाव में
5 उम्मीदवार होते हैं, 5 उम्मीदवार ने नामांकन किया, तो एक छठा नोटा का भी बटन होगा, नोटा का भी बटन होगा, नन ऑफ दी अबव, यानी कोई भी मतदाता को अगर 5 उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद में नहीं आता है, योग्य नहीं समझते हैं, तो वे नोटा में इस्तेमाल यानी नोटा बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नन ऑफ दी अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कब से प्रयोग में आया? 2013 से इसका प्रयोग शुरू हुआ। ध्यान देंगे 2012-13 के आसपास, 2012-13 में वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल 2012-13 से शुरुआत किया गया। तो कहीं कहीं इसको 2013 में भी से भारत में वीवीपैट का प्रचलन शुरू हो गया। वीवीपैट क्या है आपको मैं बता दूं, ईवीएम में गड़बड़ी की ऐसी बार बार शिकायतें आ रही थी, कई राजनीतिक दलों के द्वारा ईवीएम के प्रयोग पर रोक लगाने की बात की जा रही थी, तो उसके लिए ही वीवीपैट का प्रचलन आया। वीवीपैट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ दिया जाता है। जब कोई भी मतदाता वोट करने के लिए जाता है, वोट कास्ट करने के लिए जाता है, तो ईवीएम में जब वह अपने योग्य के उम्मीदवार के बटन को दबाता है, तो बटन को दबाने के बाद वीवीपैट के स्क्रीन में उसके द्वारा बताए जिस उम्मीदवार को उसने चुनाव किया है, बटन दबाया है, तो वीवीपैट के स्क्रीन में उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और नाम पूरी डिटेल्स आ जाती है। और जैसे ही वोट पूरी हो जाती है तो वह रसीद, वो जो स्क्रीन में जो चीट दिखाई पड़ रही थी, जो स्क्रीन में जो भी सूचना आ रही थी, वो कट करके उस वीवीपैट के मशीन में गिर जाता है। इस तरह से कोई भी मतदाता अपने वोट कास्ट करने के पश्चात ये सुनिश्चित हो जाता है कि मतदाता के द्वारा जिस योग्य उम्मीदवार का चुनाव के लिए बटन दबाया गया है, ईवीएम में वोट डाला गया है, वही वोट वास्तविक रूप से पड़ा है, किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम पर वो वोट नहीं पड़ा है। इसी सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम की वैधता को और प्रगाढ़ और इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए वीवीपैट का प्रचलन 2012-13 में भारत में शुरू किया गया और 2013 में आप इसका कर सकते हैं। तो ईवीएम और मतपत्रों पर उम्मीदवार का फोटो, ध्यान दीजिएगा, पहले जो होता था, कोई भी बैलेट पेपर की बात करें तो बैलेट पेपर में सिर्फ क्या होता था, आपका नाम और केवल उसका चुनाव चिन्ह होता था। लेकिन अब 2015 के बाद से ईवीएम में या किसी भी बैलेट पेपर पर क्या होगा, उम्मीदवार का नाम भी रहेगा, चुनाव चिन्ह भी रहेगा और उनका फोटो भी रहेगा। यानी उम्मीदवार का फोटो का प्रचलन ईवीएम और मतपत्रों में कब से हुआ? 2015 से हुआ। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 2021 से आधार यानी ईवाईडी, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा गया, यानी एपिक से जोड़ा गया। यानी अब 2021 से ईपिक में आप ईवाईडी को भी जोड़ दिया गया है। ईपिक यानी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी आप इसको भाषा में समझ सकते हैं वोटर कार्ड। वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो होती है, सभी मतदाता का पहचान पत्र सभी के पास है। जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता हैं, उनके लिए एक एपिक जारी किया जाता है। ध्यान देंगे तो एपिक में क्या रहता है, ये 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। वो किस तरह का होता है देख लीजिएगा। शुरुआत के 3 लेटर जो होता है वो अल्फाबेट होता है और इधर न्यूमेरिकल होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। और इस नंबर कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ओके, तो आप ध्यान देंगे एपिक के बारे में भी आपको मैं बता दिया हूं। एपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जो किसी भी मतदाता का पहचान पत्र होता है। इसके अलावा आप ये भी जान लें कि जो हम लोग मतदाता के संबंध में जो फॉर्म होते हैं 2, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मतदाता के लिए फॉर्म 6 भी है और फॉर्म 8 भी है। यानी फॉर्म 6 किसके लिए है? फॉर्म 6 उन मतदाताओं के लिए है
जिनकी आयु 18 वर्ष होने वाली है और वो मतदाता की सूची में अपना नाम नवीन दर्ज करना चाहते हैं। यानी नवीन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म 6 भरा जाता है। अब फॉर्म 8 क्या है यह भी जान लीजिए आप। फॉर्म 8 क्या है? यानी अगर मान लीजिए किसी भी मतदाता के लिए एपिक बन गया है, ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन एपिक में कुछ त्रुटियां आ गई हैं, या तो नाम में मिस्टेक है, फादर्स नेम में मिस्टेक है, या ये एड्रेस में मिस्टेक है, या मान लीजिए इस तरह की त्रुटियां हैं, तो भी आपको फॉर्म 8 भरना है। इसके अलावा मान लीजिए ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि आप जो कंस्टिट्यूएंसी बदल गया है, आपका निवास स्थान किसी मान लीजिए कोई कंस्टिट्यूएंसी में आता था, मान लीजिए 58 नंबर का कोई कंस्टिट्यूएंसी में आता था, लेकिन आपने अपना स्थान बदल दिया है, आपका निवास स्थान बदल गया है। अब वहां दूसरे स्थान पर अगर आप मान लीजिए चले गए हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आपको फॉर्म 8 को भरना पड़ेगा। यानी किसी भी तरह का एपिक में आपको सुधार करना है, मतदाता पहचान पत्र में सुधार करना है, तो आपको फॉर्म 8 की भरना है। फॉर्म 6 क्या है? नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 होती है, और पुराने मतदाताओं के मतदाता पत्र में वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो होती है, एपिक कार्ड जो होती है, उसमें किसी भी तरह का सुधार अगर करना है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना पड़ता है। तो मैं आज आप सबों के बीच राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बहुत सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर आया हूं। कई तरह के फुल फॉर्म के बारे में भी मैं आपको बताया हूं, तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी तरह का इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, और अगर पसंद आए तो मित्रों जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना कमेंट दर्ज करें, अपना नाम जरूर टाइप करें, स्टेट का नाम टाइप करें, तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जय हिंद।